नमस्कार मित्रों, जय हिंद सभी को। और चलिए मित्रों, आज फिर से हम 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर के आपके सामने, यानी भारत सरकार अधिनियम लेकर आपके सामने आए हैं, उपस्थित हुए हैं। और फिर से आज हम अध्ययन करने वाले हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो कि संवैधानिक विकास की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है मित्रों। और मैं बता दूं आपको, क्योंकि ये जो अधिनियम है 1935 का, एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय संविधान में जितने अनुच्छेद है मित्रों, उनमें लगभग 250 से अधिक अनुच्छेद मित्रों इसी 1935 के अधिनियम से हमने हमारे संविधान में अनुग्रहित किए हैं मित्रों। और मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं इस अधिनियम को और बात करने वाले हैं इस अधिनियम के बारे में, और एक बहुत शानदार आपकी क्लास होने वाली है। तो चलिए मित्रों, करते हैं हम बात और करते हैं शुरुआत। भारत परिषद भारत शासन अधिनियम 1900 मित्रों 35। ठीक है, चलो देखो करते हैं बात। भारत शासन अधिनियम 1935। तो मित्रों, ये जो अधिनियम है ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 1937 को। कब लागू हुआ है मित्रों? देखिए, 1 अप्रैल 1937 को। और इसका भी मित्रों, जो 1919 का जो हमने अधिनियम पढ़ा, उसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन, परंतु वो एक तरीके से देखा जाए तो एक अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल, जिसके तहत वो कांग्रेस को अपने पक्ष में करना चाहते थे। लगभग 10 वर्षों तक उन्होंने उस एक्ट के तहत कांग्रेस को अपने पक्ष में रखा। तो उसी तरीके से इसका भी देखने को मिलता है कि उद्देश्य भारत में क्या है? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। क्या है मित्रों? देखो, भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमने 1919 का एक्ट था, उसकी एक अपनी एक प्रस्तावना थी। तो मित्रों, उसी तरीके से देखें तो इस भी एक्ट की, मतलब 1935 के एक्ट की भी अपनी एक प्रस्तावना है। परंतु इसमें जो प्रस्तावना है मित्रों, वो एक तरीके से देखा जाए तो 1919 का जो अधिनियम था, यानी कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, उसकी प्रस्तावना कोई जो के त्यों इस अधिनियम के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है मित्रों, तो चलिए बातें करते हैं। इस एक्ट की अपनी एक प्रस्तावना थी। तो कहने का मतलब, ये जो प्रस्तावना है ये किसकी है? 1919 के एक्ट की, उसी को इसमें लिया गया है मित्रों। ठीक है, और ये एक बहुत विस्तृत एक्ट है। मतलब कहने का मतलब एक बहुत विस्तृत, यानी प्रलेख मात्र से कह सकते हैं, बहुत विस्तृत प्रलेख, जिसमें देखो 448 तो अनुच्छेद है मित्रों और 16 अनुसूची, टोटल इतनी है। परंतु अगर भारत के हिसाब से देखें तो उस समय देखो, इसमें से 321 जो अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद मित्रों? 321 अनुच्छेद, और 321 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां? 10 अनुसूचियां। ये तो भारत के लिए, इन अनुच्छेद का प्रावधान जो था वो भारत के लिए था, जबकि बाकी जो शेष थे वो किस पर लागू होते थे? शेष अनुच्छेद होते थे मित्रों, आज का जो म्यांमार है हमारा, यानी कि उस समय इसे क्या कहते थे? वर्मा कहते थे, वो उस पर लागू होते थे। ठीक है, तो चलिए देखो बातें करते हैं अपन। टोटल कुल अनुच्छेद 848, अनुसूचियां 16 थी मित्रों, जिसमें 321 अनुच्छेद तो अपने भारत और 10 अनुसूचियां, मतलब 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां ये भारत के लिए प्रावधान था, और बाकी जो शेष थे वो म्यांमार पर लागू होते थे। तो ये याद रखना है। कुल कितने अनुच्छेद? तो याद रखना है 448, अनुसूचियां कितनी? 16। किस अधिनियम की बात कर रहे हैं? 1935 के अधिनियम। भारत के लिए कितनी? तो भारत के लिए 321, और कितनी अनुसूचियां? 10 अनुसूचियां। ओके, चलो आगे बात करें। एक देखिए मित्रों, अखिल भारतीय संघ, इस एक्ट के तहत अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान इस एक्ट के तहत किया गया, जिसमें देखो 11 प्रांत, कितने? 11 प्रांत थे, और 6 चीफ कमिश्नरी, यानी कि उस समय जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, और देशी रियासतों को भी इसमें मिलाने का प्रावधान था। देशी रियासतों को भी इसमें मिलाने का क्या था मित्रों? प्रावधान। कहने का मतलब ये था कि उस समय ब्रिटिश शासन जब भारत में था, तो उस समय भारत
दो भागों में विभाजित था। एक जो भाग था उसे ब्रिटिश भारत के नाम से, जो कि ब्रिटेन सरकार के अधीन था, उसे ब्रिटिश भारत के नाम से जानते थे। और जो दूसरा था जिसमें हमारे राजा महाराजाओं के द्वारा शासन चलाया जाता था, उन्हें कहा जाता था देसी रियासत। और लगभग मित्रों मैं आपको बता दूं कि लगभग 565 उस समय देसी रियासतें हुआ करती थी। तो इस एक्ट के तहत पहली बार क्या किया गया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया कि क्यों ना हम सभी प्रांतों को, देसी रियासतों को, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को मिलाकर एक भारत संघ का निर्माण कर सके। इसलिए इसमें देखो लेकर आए अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और देसी रियासतें शामिल करने का प्रावधान था। आगे देखो मित्रों, हमने 1919 का जो अधिनियम देखा, उसमें देखा कि भाई दो सूचियों के आधार पर केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन किया गया था। अब यहाँ पर इस एक्ट के तहत फिर से हमने 3 सूचियों के आधार पर, यानी कि 1935 का जो अधिनियम है, इसमें 3 सूचियों को के आधार पर संघ व राज्यों यानी प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया और 3 सूची बनाई गई। एक तो संघ सूची, एक मित्रों कौन सी सूची थी, प्रांतीय सूची। कौन सी सूची थी, प्रांतीय सूची थी। और एक अलग से जो सूची बनाई गई थी, जो आज भी हमारे संविधान में है, जिसका प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है, वो है मित्रों समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कितने विषय रखे गए, देखो संघ सूची में मित्रों उस समय 59 विषय रखे गए थे और प्रांतीय सूची में कितने थे, 54, और जबकि समवर्ती सूची में रखे गए थे मित्रों 36 विषय। अब जो भी विषय इन तीनों सूची में शामिल नहीं थे, उनके लिए अलग से अवशिष्ट विषय का प्रावधान किया गया। वो सब किस में आएंगे, अवशिष्ट विषयों में आएंगे। किसमें आएंगे मित्रों, अवशिष्ट विषय में शामिल किया जाएंगे। और अवशिष्ट विषय पर जो अधिकार होगा वो किसका होगा, वायसराय का होगा। किसका होगा मित्रों, वायसराय का। तो अब 3 सूचियों के आधार पर संघ और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन, जिसमें संघ सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची को 54 विषय दिए गए और समवर्ती सूची को मित्रों 36 विषय। और जो विषय इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं थे, उनके लिए अलग से कैटेगरी बनाई गई, जिन्हें कहा गया अवशिष्ट विषय। और अवशिष्ट विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते थे मित्रों, उस समय वायसराय के। ठीक है मित्रों, जिस प्रकार हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में अगर देखा जाए तो अवशिष्ट विषय किसे प्रदान किए गए, केंद्र को प्रदान किए गए। तो उस जमाने में भी जो अवशिष्ट विषय थे वो अधिकार क्षेत्र में किसके में आते थे मित्रों, वायसराय के में आते थे। ओके, चलो आगे बात करते हैं। देखो तो यहां हमने देखा, ये देखिए फिर से आपको दोबारा बता देते हैं अपन। देखो संघ सूची 59 विषय, प्रांतीय सूची 54 विषय, समवर्ती सूची 36 विषय। और जो विषय इसमें शामिल नहीं थे वो किसमें थे, अवशिष्ट विषयों में, यानी कि वायसराय का अधिकार था उन पर। ठीक है, तो चलो आगे देखो। इस एक्ट के तहत देखो द्विसदनीय विधानमंडल, हालांकि द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था पहली बार 1919 के एक्ट में की गई थी, पर वहां पर देखिए जो सदन थे वो था प्रथम सदन विधानसभा और दूसरा सदन विधान परिषद हुआ करता था केंद्र में। मगर यहाँ पर अब प्रथम सदन विधानसभा, जबकि द्वितीय सदन राज्य परिषद हुआ करता था मित्रों। तो देखिए बात करते हैं, इस एक्ट के तहत द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया, जिसका एक सदन तो होगा विधानसभा और दूसरे सदन की बात करें तो वो होगा मित्रों राज्य परिषद। क्या होगा, राज्य परिषद। दूसरा जो सदन है उसे क्या कहेंगे, राज्य परिषद। और राज्य परिषद उस समय क्या था, एक तरह स्थायी सदन था। जैसे आज की हमारे राज्यसभा है, उस समय राज्य परिषद हुआ करती थी। अब यहाँ पर जो विधानसभा थी, विधानसभा की सदस्य संख्या, ये जो विधानसभा है मित्रों, विधानसभा की जो सदस्य संख्या थी उस समय, विधानसभा की सदस्य संख्या 375 डिसाइड की गई। और विधान परिषद की जो सदस्य संख्या डिसाइड की गई, सॉरी वो राज्य परिषद की सदस्य संख्या डिसाइड की गई, राज्य परिषद की जो सदस्य संख्या डिसाइड की गई वो कितनी थी, 260 थी। कितनी थी, 260। और ये विधानसभा के जो 375 सदस्य थे मित्रों, इसमें अगर देखा जाए तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या 250 थी और देसी रियासतों से मनोनीत होते थे 125 सदस्य। ये भी याद रख लेना, क्योंककि देखिए जो विधानसभा इन्होंने सदन बनाया था केंद्र में, उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या 250 और मनोनीत की 125, कुल मिला के 375। ओके, और कार्यकाल भी अगर देखा जाए विधानसभा का तो कितना, 5 वर्ष, जबकि हमने 1919 के एक्ट में देखा वहां पर कार्यकाल कितना था, 3 वर्ष था। ओके, चलो आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखो इस एक्ट के तहत पहली बार और क्या हुआ है, देखो पहली बार और क्या हुआ है, देखो
पहली बार देखो 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित हुआ है। इस एक्ट के तहत कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित हुआ है। तो देखो बंगाल, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत उस समय वही आज का यूपी जिसे बोल सकते हैं, असम, बम्बई। तो इस तरीके से 6 प्रांत थे भाई। कौन कौन से थे? बंगाल, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत, असम और बम्बई। ये 6 प्रांतों में क्या हुआ मित्रों? द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया। इसका प्रथम सदन वही विधानसभा और द्वितीय सदन विधान परिषद था। ओके, चलो और क्या किया गया देखो। इसके तहत जो प्रांतों में द्वैध शासन था मित्रों, जो कि हमने देखा कि 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया, उसे अब क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त। और किस में लागू कर दिया? केंद्र में। किस में लागू कर दिया बताओ? केंद्र में लागू कर दिया। किसे? द्वैध शासन, मतलब वही दोहरा शासन। कौन सा शासन? दोहरा शासन, जिसमें जो विषय थे समस्त विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में बांट दिया। अब आरक्षित विषय किसके पास थे? वायसराय, उसकी कार्यकारिणी, और हस्तांतरित विषय वायसराय और उसका विधानमंडल। ठीक है, जिस प्रकार हमने 1919 के एक्ट में देखा, वहां पर आरक्षित और हस्तांतरित दोनों में विषयों को बांट करके एक तरह से द्वैध शासन प्रांतों में लागू था। तो मित्रों इस एक्ट के तहत 1935 के एक्ट के तहत क्या किया गया? जो द्वैध शासन प्रणाली थी, द्वैध शासन व्यवस्था थी, उसे प्रांतों से समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया और केंद्र के सभी विषयों को वही आरक्षित विषय में और हस्तांतरित विषय में बांटा गया। जो आरक्षित विषय थे वो किसके पास थे? एक तो वायसराय, उसकी कार्यकारिणी के पास थे आरक्षित विषय, जबकि जो वो हस्तांतरित विषय थे मित्रों, वो वायसराय और उसके विधानमंडल के पास थे। ठीक है, चलो आगे बात करें। अब प्रांतों को देखो स्वायत्ता मिल गई थी। स्वायत्ता मतलब अब वो एक तरीके से केंद्र के अधीन नहीं रहे और वहां पर उत्तरदायी शासन की क्या हुई? स्थापना। पहले प्रांत केंद्र के अधीन थे, अब प्रांतों को क्या मिल गई थी? इस एक्ट के तहत स्वायत्ता प्रदान की गई और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की क्या की गई मित्रों? स्थापना की गई। ठीक है, इसी के तहत सबसे बढ़िया बात देखो, जो 1919 में देखा हमने, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, कौन सा आयोग? संघ लोक सेवा आयोग, जिसकी अक्टूबर 1956 में स्थापना किसके तहत? 1919 के एक्ट के तहत की गई थी। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत संघ लोक सेवा आयोग के साथ मित्रों क्या हुआ? राज्यों में भी क्या? राज्यों के लिए भी क्या, यानी कि प्रांतों के लिए भी एक तरह से लोकसभा आयोग स्थापित किए गए, लोक सेवा आयोग स्थापित किए गए, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक तरह से संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, है ना। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत देखो संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग व संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। संयुक्त यानी ज्वाइंट जो पब्लिक सर्विस कमीशन था वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हुआ करता था, जो ठीक है, और जो राज्य लोक सेवा आयोग वो सिंगल राज्य के लिए हुआ करता था। ठीक है, इसी एक्ट के तहत देखो भारतीय रिजर्व बैंक, आपको पता है भारतीय रिजर्व बैंक 1934 में स्थापना है इसकी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी इसी एक्ट के तहत की गई और रेलवे के लिए अधिक अलग से प्राधिकरण अथॉरिटी की स्थापना की गई। ठीक है, रेलवे के लिए अलग अथॉरिटी बनाई गई और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी इस एक्ट के तहत वही 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत की गई थी। आगे देख लो बेटा थोड़ा सा, चलिए आगे चलते हैं। देखो एक और सबसे बढ़िया बात, वर्मा को भारत से क्या कर दिया? वर्मा जो आज के म्यांमार है, इस एक्ट के तहत भारत से क्या कर दिया? अलग कर दिया। ठीक, और लंदन में जो भारत परिषद थी, जो हमने देखा कि 1919 के एक्ट में उसकी जो सदस्य संख्या 15 से घटाकर न्यूनतम 8 अधिकतम 12 की गई थी, उस भारत परिषद को अब इस एक्ट के तहत पूरी तरह से क्या कर दिया मित्रों? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया मित्रों? समाप्त। किसको समाप्त? भारत परिषद को समाप्त कर दिया। ओके, और वर्मा को भी भारत से क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो अब देखिए हमारे जो पंडित जी नेहरू जी जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसे अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी। 1935 के अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मित्रों अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी है। अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी और इस अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र या फिर दास्ता का चार्टर कहा। क्या कहा मित्रों? दास्ता का घोषणा पत्र या दास्ता का चार्टर।
दास्ता का घोषणा पत्र या दास्ता का चार्टर, या दास्ता का चार्टर, चार्टर कहकर के संबोधित किया। ये किसने किया? अपने जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए मित्रों, अब एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं और फटाफट एक बार रिवीजन करते हैं जिससे कि आपके थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। तो देखिए मित्रों, भारत शासन अधिनियम 1935 1 अप्रैल 1937 को लागू। उद्देश्य वही, भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इस एक्ट की भी अपनी एक प्रस्तावना यानी 1919 के एक्ट की प्रस्तावना को काम में लिया गया। एक विस्तृत एक्ट था, विस्तृत प्रलेख था, कुल 448 अनुच्छेद, 16 अनुसूचियां थी, जिसमें प्रारंभिक 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां भारत के लिए, शेष किसके लिए? बर्मा यानी म्यांमार के लिए। ठीक है। और देख, इसी एक्ट के तहत देखो अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और देशी रियासतों को भी शामिल करने का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। इसी एक्ट के तहत 3 सूचियों के आधार पर संघ व प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। और क्या किया गया मित्रों? देखो, और क्या किया गया? देखो, और देखो संघ सूची में कितने विषय रखे गए? तो संघ सूची में रखे गए मित्रों आपके 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 और एक तीसरी अनुसूची थी जिसमें 36 विषय रखे गए। और जो इसमें शामिल नहीं थे वो किसमें शामिल किए गए? अवशिष्ट विषयों में। और ये अवशिष्ट विषय किसके अधिकार क्षेत्र में? वायसराय के अधिकार क्षेत्र में। और क्या किया गया? देखो, इस एक्ट में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया। ठीक है। और जिसका एक सदन विधानसभा और दूसरा सदन कौन सा था मित्रों? राज्य परिषद था। विधानसभा की सदस्य संख्या 375, जिसमें निर्वाचित 250। ठीक है। और मनोनीत 125। मनोनीत कितने? 125। कार्यकाल वही 5 वर्ष। राज्य परिषद सदस्य संख्या 260 निर्धारित की गई। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मित्रों। देखो, इस एक्ट के तहत ही इस एक्ट के तहत ही मित्रों देखो, इस एक्ट के तहत ही आपके क्या हुआ? देखो, इस एक्ट के तहत ही इस एक्ट के पहली बार 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित, जिसमें बंगाल था, बिहार था, मद्रास था, संयुक्त प्रांत जो आज का यूपी, असम, बंबई। और प्रथम सदन का विधानसभा, द्वितीय सदन का विधान परिषद था। प्रांतों में द्वैत शासन का समाप्त करना और केंद्र में लागू करना, समस्त विषय आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित करना। ठीक है। आरक्षित विषय वायसराय व उसकी कार्यकारिणी, हस्तांतरित विषय वायसराय और उसका विधान मंडल उसके पास थे। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, जिसके तहत संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ देखो राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। और इसी एक्ट के तहत देखो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना और रेलवे के लिए अलग अथॉरिटीज एंड प्राधिकरण की स्थापना। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और लंदन भारत परिषद को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इस एक्ट के तहत ही नेहरू जी ने क्या कहा? इस एक्ट को दास्ता का घोषणा पत्र। दूसरा इसने कहा कि ये एक्ट अनेक ब्रेकों वाली, क्या मित्रों? अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। क्या है? अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। किसने कहा? नेहरू जी ने कहा। और इसे क्या कहा नेहरू जी ने? दास्ता का घोषणा पत्र या दास्ता का चार्टर कहा। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हमने देखा 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है मित्रों, और आगे हम आपके सामने लेकर आएंगे बहुत जल्दी 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट यानी कि संवैधानिक विकास वाला जो टॉपिक है वो पूर्ण होगा। और उसके बाद मित्रों हम आपको लेकर आएंगे इनसे संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए मित्रों मेरे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। जय हिंद मित्रों।